नमस्कार। आज हम वीडियो में यूपीआई के माध्यम से कितना लेन देन करना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको टैक्सेस, रियल इस्टेट, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंक्स अपडेट के बारे में नियमित वीडियो प्राप्त होते रहते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया गया है उसको दबाएं, घंटी के निशान को, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अपडेट जानकारी आपको प्राप्त होते रहेगी। दोस्तों, हम वेल्थ मैनेजमेंट और टैक्सेस, रियल इस्टेट से संबंधित अपडेट जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। इसके लिए आप इस से संबंधित जानकारियों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी और वीडियो में दी गई जानकारी अन्य लोगों को भी प्राप्त हो। दोस्तों, हम आज यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, और यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जिस भी माध्यम से आप यूपीआई का उपयोग करना चाहते हैं उसकी ऐप डाउनलोड करना होती है। चाहे आप उसमें भीम ऐप कर ले या फिर फ़ोन पे कर ले, गूगल पे कर ले, आपकी इच्छा अनुसार आप उस ऐप को डाउनलोड करें और आपके पास में जो बैंक अकाउंट है वो अपडेटेड होना चाहिए। उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, ये सब अपडेटेड जानकारी के साथ आपके पास में अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो आप आपके बैंक अकाउंट का उपयोग उसमें पैसे जमा करने के लिए या उससे पैसे किसी को भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग करते हुए ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यूपीआई की ऐप डाउनलोड की हुई होना चाहिए, और बैंक के एटीएम के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से आप आपके यूपीआई को एक्टिव कर इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा यह है कि यूपीआई के माध्यम से जब आप किसी से पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र करवाते हैं, जमा करते हैं, या जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, तो वो कितनी मात्रा में कर सकते हैं और उससे संबंधित क्या नियम है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको आपके इनकम के जो सोर्स है उन्हीं का उपयोग आपके यूपीआई के लिए करना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन का पैसा आपके यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी नियम बने हैं और जो लिमिट निश्चित की गई है उसमें सभी प्रकार की जमाओं को काउंट किया जाता है, और जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो संबंधित जो नियम बने हैं उनका आपको पालन करना होता है। जब आप किसी सेविंग अकाउंट में यूपीआई का उपयोग करते हैं और उसमें अमाउंट जमा करवाते हैं, तो अमाउंट जमा करने की जो लिमिट है, जैसे इसमें सेविंग अकाउंट के लिए नियम है कि अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा अमाउंट आपके बचत खाते में जमा करते हैं तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक द्वारा दी जाती है। उसी तरीके से अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा हो जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना अनिवार्य होता है, चाहे इनकम जो भी हो, बिलो लिमिट हो या लिमिट से ऊपर हो। तो ये जो 7 नियम आयकर विभाग द्वारा बनाए गए हैं उसमें से एक नियम यह है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग के बैंक अकाउंट में अगर एक वर्ष में 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट राशि जमा हो जाती है तो आपको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है। तो इसके लिए आप अपने स्वयं के ट्रांजैक्शन ही, आपके स्वयं के जो इनकम के सोर्स हैं या स्वयं के जो इनकम है उसे ही अपने यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा करवाएं। अन्य किसी थर्ड पर्सन का पैसा आपके यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा करने से बचे। साथ में ये नियम डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए सभी पर अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। जैसे आप जब सेविंग खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसा जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। इसको आपके आयकर रिटर्न में आपको बताना होता है। इसी प्रकार आप आपके बैंक खाते से अगर ट्रांसफ़र करके एफडी बनाते हैं और उस एफडी पर टीडीएस कटता है तो उस टीडीएस को वापस लेने के लिए भी आपको आयकर रिटर्न भर के रिफंड लेना होता है। इस तरीके से आयकर विभाग द्वारा निश्चित सीमा और उससे संबंधित नियम बनाए गए हैं।
जिसमें कि अगर एक वित्तीय वर्ष में आपके खाते में, बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा होती है तो उसकी जानकारी बैंक के माध्यम से आयकर विभाग को दी जाती है। आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार से जब जब बैंक आपके इनकम पर टीडीएस काटती है तो उसकी वो जानकारी उनके टीडीएस रिटर्न में और आपके 26AS TIS में ये हाईलाइट होती है, क्योंकि बैंकों द्वारा क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न भरा जाता है और उसमें जिन भी लोगों का टीडीएस कटा है उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो स्वयं के उपयोग के किए गए हो, किसी थर्ड पर्सन के ना हो, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी आपस में लिंक होना चाहिए, जिससे कि टीडीएस की जो दर है वो बैंक उसी दर से काटती जो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। इसके विपरीत स्थिति में 20% की अधिकतम दर से टीडीएस काटा जाता है। तो बैंक में जमा की हुई राशि की लिमिट हो, बैंक से निकासी हो, उसके बाद में इससे संबंधित आयकर रिटर्न भरना हो, टीडीएस बैंक द्वारा काटा गया हो, इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जो कि सबको करना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य ये बात होती है कि जब आप आपके यूपीआई का उपयोग करते हुए आपके बैंक खाते में राशि जमा करवाते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए कि स्वयं के ट्रांजैक्शन ही आपके यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में करने चाहिए, क्योंकि अगर ये आप लिमिट क्रॉस करते हैं और उसकी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है तो वो इससे संबंधित ये जो डिपॉजिट है इसके सोर्स से संबंधित आपसे जानकारी मांग सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट और इसकी जानकारी देने में असमर्थ रहते हैं तो इसके ऊपर अधिकतम दर से इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, जो कि 78% होती है। अगर मान लो आपके सेविंग खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए और अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पाए तो 78 लाख रुपए की आपको इस पर टैक्स अधिकतम दर से देना पड़ सकता है। इसमें टैक्स होता है, सेस होता है और पेनल्टियाँ होती है, इंटरेस्ट होता है। ये कुल मिलाकर कभी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि जितनी जमा राशि उससे अधिक राशि इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके बैंक खाते का उपयोग स्वयं के ट्रांजैक्शन के लिए ही करना चाहिए आपने, और किसी थर्ड पर्सन का आपके यूपीआई के माध्यम से बैंक के अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं जमा करना चाहिए। यूपीआई का मतलब होता है कि जैसे हम अन्य तरीके से बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं, कैश जमा करता है, किसी से मिला चेक जमा करते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से हमारे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड का उपयोग करते हुए नेट बैंकिंग से कोई हमारे खाते में पैसे जमा करता है, एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से जमा करता है। तो एक माध्यम ये भी है यूपीआई। तो यूपीआई के माध्यम से भी आप आपके बैंक खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, पर ये स्वयं के ही पैसे आपको जमा करवाना चाहिए। स्वयं के ट्रांजेक्शन, स्वयं का जो इनकम सोर्स हो, स्वयं की अगर कोई इनकम हो, उसी को आपको जमा करना चाहिए, ताकि वो आप आपके आयकर रिटर्न में शो करे और उसकी आपको विस्तृत जानकारी हो। ऐसा कोई पैसा जमा करने से बचना चाहिए जिसका कि आपसे सीधा कनेक्शन नहीं हो, जो आपकी इनकम ना हो और जो आपके सोर्स ऑफ इनकम का जरिया ना हो और थर्ड पर्सन का पैसा हो, उसको बिल्कुल भी जमा नहीं करना चाहिए। अन्यथा आयकर के नियमों का पालन न करने पर आपको अधिकतम दर से पेनल्टी देना पड़ सकती है। तो आपके यूपीआई के खाते माध्यम से आपके बैंक खाते में वही ट्रांजैक्शन करे जो सही हो और जेन्युइन हो। थर्ड पर्सन के ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कि आप आपके यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं, वो कितना करना चाहिए। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा नियम बनाए गए हैं कि जब आप बैंक खाते का उपयोग करते हैं, बैंक में खाता खोलते हैं और उसमें जब भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें डिपॉजिट करने की लिमिट है और उस लिमिट से संबंधित इनकम पे संबंधित नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना होता है। और अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर आयकर विभाग इससे संबंधित नोटिस देकर आपसे जानकारी मांग सकता है। दोस्तों, आपने आज इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में।